एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है, छठा हाउस, ये बीमारियों के बारे में बताता है, यानी जिसकी कुंडली है, जिस व्यक्ति की, उसको क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन चल रहा है। तो उसमें कुंडली के ये 12 हाउसेस होते हैं और हर एक हाउस किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। फिलहाल अभी जो है थर्ड हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो थर्ड हाउस से आज जो टॉपिक है वो ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा या इसी को दमा की बीमारी कहते हैं। तो ये दमा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इसको आज डिस्कस करेंगे। तो दमा या ब्रोंकियल अस्थमा जो है, इसमें एक ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, यानी एक दीर्घकालीन सांस की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में व्यक्ति को तकलीफ़ होती है। उसको ये ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा 2 वर्ड से बना है, ब्रोंकस और अस्थमा। तो ब्रोंकस जो है वो सांस की नली है, हम पहले नाक से सांस ले रहे हैं और वो ब्रोंकस के थ्रू, ब्रोंकस एक नैरो एक ट्यूब है, उस ट्यूब के जरिए जो है वो हवा हमारे लंग्स में जाती है और फिर वापस हम लंग्स से उसको छोड़ते हैं उसी ब्रोंकस के थ्रू और नाक से होके बाहर जाती है, राइट। अब किसी वजह से अगर ये जो ट्यूब है ब्रोंकस, जिसका नाम है सांस की नली है, तो ये ब्रोंकस अगर नैरो हो जाए, संकरी हो जाए, उसका ल्यूमेन या डायमीटर अगर कम हो जाए, तो सांस जो हम आराम से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो चीज़ फिर आराम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना पतली हो गई वो ट्यूब कि अब सांस अंदर जाने में तकलीफ़ हो रही है, सांस को बाहर निकालने में तकलीफ़ हो रही है। तो वो सांस का फ्लो जो है, वो एक जो आराम से चल रहा था आना जाना, वो अब मुश्किल हो गया। अब व्यक्ति को एफर्ट्स करना पड़ेगा, यानी जोर लगाना पड़ेगा सांस अंदर लेने में और सांस को बाहर छोड़ने में, राइट। उसी को ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत कहते हैं। अब ये ज़्यादातर जो ब्रोंकियल अस्थमा क्यों होता है, तो ये ज़्यादातर जो है वो एलर्जी की वजह से होता है। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एलर्जेंस हैं, बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है और उससे एलर्जी होती है, उसकी वजह से ये ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। तो इसमें एटमॉस्फेयर में धूल है, धुआं है, या इतनी व्हीकल्स चल रही हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इसमें डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, उसका धुआं है, तो उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। या आपने देखा होगा कि इसमें जिस समय फ्लावरिंग सीज़न होता है, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावरिंग सीज़न में जो फ्लावर्स के पराग कण हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं, उनसे उनकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी होती है और वो वायुमंडल में रहते हैं, पॉलन बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो सांस के द्वारा जो है, सांस के साथ साथ अंदर जाते हैं और व्यक्ति को उससे एलर्जी हो सकती है। या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है ब्रोंकियल अस्थमा की। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, कोई एक्सरसाइज अगर करेगा, कसरत करेगा, उसके बाद ये इसकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है, राइट। और ये भी देखा होगा कि जिस समय मौसम चेंज होता है, जिस समय चेंजिंग मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उस समय अटैक आता है ये दमा का, और ये बीच बीच में इसके अटैक्स आते रहते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज़ है, ये ठीक बिल्कुल जड़ से ख़त्म होता नहीं है। और वो जब भी ये प्रॉब्लम होगी, ये अटैक आएगा, तो वो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो सांस लेने में, सांस छोड़ने में उसको तकलीफ़ होती है, साथ साथ में खांसी है, जुकाम है, बलगम ये हो सकता है, बलगम निकालने में तकलीफ़ होती है। और इसके अलावा जो है वो ये सांस लेने में तकलीफ़ कम होती है, सांस बाहर छोड़ने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि जो ब्रोंकियल अस्थमा का जो पेशेंट है, तो जब सांस बाहर छोड़ता है तो बहुत मेहनत से सांस बाहर निकालता है। एक विस्लिंग साउंड या सीटी की आवाज़ आती है उसकी आवाज़ सांस में, उसको विसिल कहते हैं। ये एक सीटी की आवाज़ निकलती है, उसको विसिल कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से है ये ब्रोंकियल अस्थमा के बीच बीच में अटैक्स होते रहते हैं और इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये तो आपको बीमारी के बारे में बताया थोड़ा सा। अब इसको एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखें। किसी व्यक्ति की कुंडली है मान लीजिए, और ये कहा जाए कि आप देखिए इसमें कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा है क्या, या हो सकता है फ्यूचर में, तो हम कैसे देखें उस चीज़ को। तो ब्रोंकियल अस्थमा को देखने के लिए कुंडली में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में बताते हैं। एक तो व्यक्ति का लग्न हमेशा देखना चाहिए। लग्न, लग्नेश का मतलब कि व्यक्ति स्वयं है। तो व्यक्ति का लग्न, लग्नेश अगर कमज़ोर है तो तमाम बीमारियां होंगी उसको। तो लग्न, लग्नेश देखिए। इसके अलावा लग्न का जो कारक रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है सूर्य, इसको देखें, इसकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा कुंडली का थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस से रिलेटेड बीमारी है, तो कुंडली का थर्ड हाउस आप देखिए।
और थर्ड हाउस का लॉर्ड देखिए, यानी स्वामी का कौन है, कहाँ है, किस तरह का है, योग कारक है, मारक है, कहाँ पर है। और इसके अलावा इसके अलावा ये थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह मंगल, इसको देखना ज़रूरी है। और काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें उनकी ये थर्ड हाउस में थर्ड राशि यानी जेमिनी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि को देखना ज़रूरी है। और मिथुन राशि का जो लॉर्ड है यानी बुध मरकरी, उसको भी इसकी स्टडी ज़रूरी है। इसका मतलब कि कुंडली का जो थर्ड हाउस है, थर्ड का लॉर्ड है, थर्ड का कारक मंगल और थर्ड राशि मिथुन, उसका स्वामी बुध, ये सब डायरेक्टली ब्रोंकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये वीक होंगे तो ब्रोंकस कमज़ोर होगा, उसमें एलर्जी होगी और ये दमा की प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये इसके अलावा चूँकि ये लंग्स में हवा जा रही है, खांसी जुकाम भी साथ में रहता है, तो ये कुंडली का फोर्थ हाउस भी देखना ज़रूरी है। फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश, फोर्थ का कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र, इनको भी देखना ज़रूरी है। चंद्रमा और शुक्र ये क्या है, ये वाटरी प्लैनेट्स, जलीय ग्रह हैं, और इनसे जो है खांसी जुकाम बुखार ये सब देखा जाता है, नज़ला है, बलगम निकलना या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम, लंग्स में कोई प्रॉब्लम, ये सब फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और इसके कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र, इनकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थर्ड से थर्ड भावात भावों में तीसरे से तीसरा ये नंबर है, यहाँ से 1 2 3, तीसरे से थर्ड से थर्ड 5वां नंबर आता है, यानी फिफ्थ हाउस भी देखना चाहिए। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ का लॉर्ड देखिए, फिफ्थ का कारक बृहस्पति देखिए। और इसके अलावा जो काल पुरुष की राशि है यहाँ पर 5 नंबर राशि, तो सिंह राशि हुई, उसके स्वामी क्या हुए, सूर्य हुए, इनकी भी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा राहु एक प्लैनेट है जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। राहु जो है वायु तत्व ग्रह माने गए हैं, वायु तत्व है इनका, तो राहु जो है ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह वायु तत्व राशियां हैं 3 7 और 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये भी वायु तत्व राशियां हैं जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, तो इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा शनि को भी देखना ज़रूरी है। शनि क्यों? क्योंकि शनि जो है वो एक क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, एक क्रॉनिक डिसीज़ है और जो कि इनक्योरेबल, वो ठीक नहीं हो पाती है। तो ये शनि जो है वो यहाँ एर्थ हाउस के कारक ग्रह हैं। एक तो ये रोग कारक, स्वयं रोग को देने वाले एर्थ हाउस के कारक ग्रह हैं। और एर्थ हाउस क्या है? ये तमाम विघ्न बाधाओं का, ऑब्स्टेकल्स का, डिले का और क्रॉनिक इनक्योरेबल ऐसी डिसीजेस का ये घर है, उसके ये कारक हैं शनि। तो शनि की स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि अगर शनि जो है ये थर्ड हाउस, थर्ड के लॉर्ड मंगल वगैरह पे अगर प्रभाव डालेंगे तो व्यक्ति को इनक्योरेबल, लॉन्ग स्टैंडिंग, दीर्घकालीन ऐसी कोई बीमारी होगी, यानी वो दमा की शिकायत हो सकती है, राइट। अब अगर जो इतनी चीज़ें आपको बताई, फिर से एक बार बताते हैं। एक तो लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, लग्न का कारक सूर्य देखिए, थर्ड हाउस देखिए, थर्ड का लॉर्ड, और इसके अलावा थर्ड का कारक ग्रह मंगल देखिए, और जेमिनी राशि यहाँ देखिए, मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध देखिए, फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ का लॉर्ड, फोर्थ के कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र देखिए, और थर्ड से थर्ड यानी फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड, फिफ्थ का कारक ग्रह बृहस्पति, ये देखना है। और फिफ्थ में काल पुरुष की राशि सिंह राशि, इनके जो स्वामी हैं सूर्य हो गए। और इसके अलावा यहाँ राहु और आपको बताया वायु तत्व राशियाँ 3 7 11, इनको देखिए। और इसके अलावा शनि जो दीर्घकालीन रोग देने वाले हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग, और इसके अलावा एक क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले ग्रह हैं, तो शनि की स्टडी ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में वीक हों, अब आप देखिए इसको कुंडली में कि इनकी पोजीशन क्या है। अगर ये कुंडली में वीक हैं, अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, इसके मतलब कि ये सारी चीज़ें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कमज़ोर हैं और व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। या ये सारी चीज़ें जो आपको बताई 6 8 12 में बैठ जाएँ, 6 8 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए, पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए वगैरह, इस तरह से अगर ये बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे, मारक हो जाएंगे, योग कारक नहीं रहेंगे, तब ऐसे केस में ये ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत होगी व्यक्ति को। तो ये आप कुंडली देख के आप पहचान सकते हैं इस चीज़ को। इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि उन योगों के द्वारा भी आप बता सकते हैं कि ये इस व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा है या फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। अब इसमें लग्न है, मान लीजिए कुंडली का लग्न व्यक्ति स्वयं है, तो लग्न में सूर्य बैठ जाए, लग्न का कारक ये सूर्य है। इसके अलावा आपको बताया फिफ्थ हाउस का जो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो ये लग्न में अगर सूर्य बैठ जाएं, इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, राइट। सूर्य यहाँ बैठे हैं जो योग कारक नहीं होने चाहिए,
और मंगल भी यहाँ पर अशुभ होना चाहिए। अगर उसकी दृष्टि है मंगल, सूर्य के ऊपर मंगल की, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा का शिकार हो सकता है। मंगल आपको बताया थर्ड हाउस, यानी वो डायरेक्ट ब्रोंकस का इफेक्ट लेके, प्रभाव लेके व्यक्ति के लग्न यानी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत हो सकती है। मान लीजिए कि लग्न ये व्यक्ति का लग्न है, इस पे मंगल जो थर्ड का कारक है, मंगल जो थर्ड के कारक ग्रह है, प्लस शनि जो क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हैं, तो मंगल प्लस शनि की दृष्टि हो जाए, राइट। तो मंगल प्लस शनि कॉम्बिनेशन एक वैसे भी अच्छा नहीं होता, ये क्रॉनिक डिसीज़ को देने वाले होते हैं। तो मंगल यानी ब्रोंकस जो सांस की नली है, और एर्थ यानी क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला। तो ये डायरेक्ट कहाँ पर, ये लग्न मंगल प्लस शनि मिलकर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये व्यक्ति के ऊपर या लग्न या व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर डाल रहे हैं इसका असर। तो इसकी वजह से व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत हो सकती है, राइट। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, तो लग्नेश प्लस शुक्र, अब शुक्र क्या है, देखिए यहाँ फोर्थ हाउस के कारक हैं, यानी कफ, कोल्ड, चेस्ट डिसीजेज, लंग्स की डिसीजेज, ये सब खांसी, जुकाम, बुखार, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग्नेश, लग्न का लॉर्ड प्लस शुक्र, ये दोनों जो मिल के 6, 8, 12 में बैठ जाएं, जो अच्छे हाउसेस नहीं हैं, और यहाँ पर ये बीमारियों के घर हैं। तो लग्न का लॉर्ड यानी व्यक्ति स्वयं प्लस फोर्थ का कारक ग्रह शुक्र, ये दोनों मिल के 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को दमा की शिकायत हो सकती है। मान लीजिए कुंडली का थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस जो ब्रोंकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा का कारक है। तो थर्ड हाउस में मंगल प्लस बुध बैठ जाए यहाँ पे, मंगल इसके कारक ही हैं। बुध आपको बताया जेमिनी राशि यहाँ की है, काल पुरुष की, उसके स्वामी बुध हैं। तो मंगल प्लस बुध वैसे भी आपस में शत्रु हैं, तो मंगल प्लस बुध यहाँ बैठ गए थर्ड हाउस में। उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, शनि जो क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हैं। तो अगर इनकी दृष्टि, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, इनकी दृष्टि हो गई, तो मंगल प्लस बुध के ऊपर शनि की दृष्टि थर्ड हाउस में अगर हो रही है, तो व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत होगी, राइट। मान लीजिए कि थर्ड हाउस है, कुंडली का जो तीसरा घर है, इसमें सिक्स्थ का लॉर्ड ही बैठ जाए, सिक्स्थ का लॉर्ड जो है ये बैठ जाए। सिक्स्थ हाउस क्या है, ये रोग का स्थान है, इसका जो लॉर्ड है यानी स्वामी है, रोग को देने वाला हुआ। तो यहाँ थर्ड हाउस में यानी जो ब्रोंकस सांस की नली का घर है, उसमें ये रोग देने वाला ग्रह आके बैठ गया, यानी अब ये रोग का कारक बन रहा है, सांस की नली या ब्रोंकस को रोगी बना रहा है, राइट। तो थर्ड हाउस में सिक्स्थ का लॉर्ड बैठ जाए, और चंद्रमा जो लंग्स का कारक, कफ कोल्ड का कारक है, वो एर्थ में बैठ जाए। यहाँ पर फोर्थ का कारक जो है चंद्रमा, एर्थ में बैठ जाए। फिर से बताते हैं, थर्ड हाउस में सिक्स्थ का लॉर्ड बैठ जाए और फोर्थ का कारक ग्रह चंद्रमा यहाँ अगर एर्थ में बैठ जाएगा, तो व्यक्ति के लंग्स, चेस्ट सब कमज़ोर हो गए, ब्रोंकस पूरी तरह कमज़ोर हो गया, तो व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत होगी, राइट। मान लीजिए कि थर्ड हाउस में मंगल प्लस शनि हो, यहाँ मंगल और शनि दोनों ही बैठ गए। मंगल यहाँ के कारक ग्रह हो गए थर्ड हाउस में, जो कि ब्रोंकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये शनि जो रोग कारक हैं, यानी क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले ग्रह हैं। तो मंगल प्लस शनि कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा नहीं होता, ये रोग देने वाले होते हैं। तो थर्ड हाउस में मंगल प्लस शनि बैठ जाए, और इसके अलावा फोर्थ का लॉर्ड, चतुर्थ हाउस का जो लॉर्ड है यानी चतुर्थेश, और राहु जो ब्रीदिंग के को कंट्रोल करने वाले हैं, तो ये दोनों एर्थ में बैठ जाएं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की जगह बैठ गए, विघ्न बाधा की जगह बैठ गए, जो डिले यानी उस बीमारी को अगर क्योर होना है तो उसमें और डिले वो करवा रहे हैं, यानी वो क्योर होने ही नहीं दे रहे हैं, उसको इनक्योरेबल बना रहे हैं, क्रॉनिक बना रहे हैं। तो यहाँ फोर्थ का लॉर्ड और इसके अलावा जो राहु है, ये मिलके एर्थ में बैठे, और थर्ड हाउस में यहाँ मंगल और शनि बैठ गए, तो व्यक्ति को डेफिनेट ये प्रॉब्लम होगी ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की। इस तरह से कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि ये इसको ऐसी प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि थर्ड हाउस में बुध जो है नीच का होकर बैठ जाए, बुध जो है आपको बताया कि यहाँ के कारक हैं, तो बुध डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रोंकस के, सांस की नली के। तो बुध जो है नीच के हो गए, नीच का मतलब यहाँ 12 नंबर राशि में बैठ गए, यहाँ 12 नंबर राशि मीन राशि होगी, तो बुध जो है नीच के हो गए।
तो यहाँ थर्ड हाउस में बुध नीच के होकर बैठ गए डिबिलिटेटेड राशि में, मीन राशि में, और थर्ड का लॉर्ड जो है वो यहाँ 12th में बैठ जाए। थर्ड का लॉर्ड तृतीयेश जो है अगर 12th यानी हानि, व्यय, रोग के स्थान में बैठ गया तो ऐसे केस में व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा डेफिनेट होगा। मान लीजिए कि थर्ड का लॉर्ड है, तृतीयेश है, इससे बहुत सारे योग बताए गए हैं। थर्ड का लॉर्ड है, मान लीजिए तृतीयेश है, ये 6, 8, 12 में बैठ जाए कहीं। थर्ड का लॉर्ड जो ब्रोंकस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहीं 6 नंबर में, 8 नंबर में, 12 नंबर में कहीं बैठ गए। और चंद्रमा प्लस शुक्र, चंद्रमा और शुक्र और राहु ये साथ में हो जाए कुंडली में कहीं में, तो चंद्रमा जो लंग्स के कारक हैं, कफ कोल्ड के कारक हैं, और चंद्रमा और आपको बताया शुक्र भी इसी के कारक है, 4th हाउस के कारक है, और राहु जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले हैं। तो चंद्रमा प्लस शुक्र प्लस राहु कुंडली में कहीं साथ में बैठ जाएं। और इसके अलावा जो थर्ड का लॉर्ड है, स्वामी है, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएगा तो व्यक्ति को डेफिनेट दमा की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए कि थर्ड का लॉर्ड है, थर्ड का लॉर्ड तृतीयेश प्लस शनि, ये दोनों मिलके अष्टम में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठ जाए। राइट, ये तृतीयेश क्या है, ब्रोंकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला, तो ब्रोंकियल अस्थमा वैसे ही क्रॉनिक डिसीज़ है, तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। थर्ड का लॉर्ड प्लस शनि मिल के अगर 8th में बैठ गए, जो कि उसको एक लॉन्ग स्टैंडिंग बना रहे हैं, डिसीज़ को इनक्योरेबल बना रहे हैं और क्रॉनिक डिसीज़ बना रहे हैं, तो ये थर्ड का लॉर्ड प्लस शनि अष्टम में बैठे और चंद्रमा जो है 6th में बैठ जाए। चंद्रमा जो लंग्स का कारक है, कफ कोल्ड का कारक है, वो यहाँ रोग के स्थान में 6th हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा डेफिनेट होगा। ये सब बहुत ही स्पेसिफिक योग हैं सब इसके ब्रोंकियल अस्थमा के, और अगर इस तरह का योग है कुंडली में तो डेफिनेट उसको प्रॉब्लम है इसके मतलब। 4th हाउस देखिए, कुंडली का जो 4th स्थान है यानी चेस्ट का स्थान है, लंग्स का स्थान है, सांस व्यक्ति ले रहा है, उसकी हवा आ जा रही है, उसका स्थान है। तो 4th स्थान में सूर्य प्लस बुध प्लस शनि मिल के बैठ जाएँ। सूर्य यानी इसके कारक, लग्न के कारक, 5th हाउस काल पुरुष की सिंह राशि के स्वामी, तो यहाँ 4th हाउस में सूर्य बैठे, और इसके अलावा यहाँ बुध बैठ गए। बुध जो है यहाँ जेमिनी राशि 3rd हाउस के लॉर्ड हो गए, तो सूर्य, बुध और इसके अलावा शनि बैठ जाए। शनि जो रोग को देने वाले हैं, तो ये देखिए इसमें 4th हाउस में यहाँ पे 3rd के लॉर्ड यानी ब्रोंकस, 5th के लॉर्ड यानी सूर्य, तो सूर्य, बुध और शनि जो डिसीज़ को क्रॉनिक बनाने वाले, इनक्योरेबल बनाने वाले हैं, ये तीनों मिल के अगर यहाँ पर 4th हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति को ये ब्रोंकियल अस्थमा होगा। राइट, मान लीजिए कुंडली का 6th हाउस है, रोग का स्थान है, 6th हाउस में राहु या केतु हो। यहाँ राहु या केतु क्या है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं, वायु तत्व राशि के हैं। तो 6th हाउस में राहु या केतु बैठें और ये इनके ऊपर चंद्रमा या बुध की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा या बुध की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में ब्रोंकियल अस्थमा ऐसा रोग होगा। राइट, मान लीजिए कुंडली का जो 6th स्थान है, रोग का स्थान है, यहाँ चंद्रमा प्लस 3rd का लॉर्ड बैठ जाए। चंद्रमा इसके कारक हो गए, कफ कोल्ड के, और 3rd का लॉर्ड यानी ब्रोंकस सांस की नली के कारक हैं। तो चंद्रमा प्लस 3rd का लॉर्ड यहाँ 6th स्थान में बैठ जाएं और उसके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा ऐसा रोग होगा या दमा की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए कि 6, 8, 12 कुंडली का जो 6, 8, 12 6 स्थान नहीं है, इनके लॉर्ड ही सूर्य हो जाए। यानी सूर्य इनके लॉर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 6 नंबर में 5 नंबर राशि, या अष्टम में 5 नंबर राशि, या द्वादश में 5 नंबर राशि होगी, तो ऐसा सूर्य जो है वो यहाँ पर 6th, 8th या 12th हाउस का लॉर्ड बनेगा। और ऐसा सूर्य जो है वो 6th, 8th, 12th का लॉर्ड बन के, यानी वो रोग देने वाला हो गया, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो सूर्य और शनि वैसे ही परम शत्रु हैं, और शनि जो है वो क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हैं। तो अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड हो जाए सूर्य और उनके ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को डेफिनेट ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए कुंडली का अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में शनि प्लस राहु मिल के बैठ जाए। शनि यहाँ पर एक कारक हैं, क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हैं। राहु जो ब्रीदिंग फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाले हैं, तो शनि के साथ राहु बैठ गए तो ये क्रॉनिक डिसीज़ दे रहे हैं, और इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को डेफिनेट ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत होगी।
मान लीजिए 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए, राइट, यहाँ शुक्र बैठ गए जो 4th हाउस के कारक हैं, यानी कफ, कोल्ड, फीवर, खांसी, जुकाम, नज़ला, बलगम, इन सब चीज़ों का कारक। तो ये 4th हाउस में 4th का जो कारक है शुक्र, यहाँ 12th में बैठे बीमारी के घर में, और उसके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाएगी, तो व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत ज़रूर होगी। तो इतने सारे आपको योग बताए, इसके पहले जो पॉइंट्स बताए कि किस तरह देखना चाहिए दमा के लिए, तो अगर आप उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और इन योगों की सहायता से आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। कुंडली आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपने व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं, आप सिर्फ किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर ही आप बता देंगे कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत है या फ्यूचर में ये होगी, इतना डेफिनेट है। तो इस चीज़ को कितने आराम से बताया जा सकता है अगर ये आप सब ये योगों के बारे में और ये सारे पॉइंट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे पेशेंट्स होते हैं जो दमा के शिकार होते हैं, उनको सांस लेने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये इनक्योरेबल, इसका कोई क्योर भी नहीं है। वो सिर्फ बस वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी उसको दबा दिया जाता है, कुछ समय के लिए सही रहता है, वो फिर से जब मौसम चेंज होगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो फिर से वो उभड़ जाता है या फिर से वो उसका अटैक पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।